आज मैं कर्तव्य मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। ये मूवी एक सच्चे पुलिस ऑफिसर की कहानी है जो बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करता है। फर्क नहीं पड़ता कि सामने क्रिमिनल कोई वीआईपी हो या उसके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वह सभी से भिड़ने के लिए तैयार है क्योंकि उसके लिए उसका कर्तव्य सबसे ऊपर है। मूवी की शुरुआत एसएचओ पवन और कुछ पुलिस वालों से होती है। इसमें उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त अशोक भी है। ये सभी रेलवे स्टेशन आए हुए हैं। आज पवन के लिए बहुत ही खास दिन है क्योंकि उसका आज बर्थडे है। पवन के साथी उसे बर्थडे विश करते हैं और उसे गिफ्ट में व्हाइट शूज देते हैं क्योंकि पवन को व्हाइट शूज बहुत पसंद है। पवन और उसके साथी रेलवे स्टेशन एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट को रिसीव करने और उन्हें सुरक्षा देने के लिए आए हैं। ये पत्रकार कुछ बड़ा खुलासा करने वाली थी, इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस को भेजा गया था। कुछ ही देर में ट्रेन आ जाती है और वे लोग पत्रकार को लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब वे लोग रास्ते से जा रहे होते हैं तो दो अनजान लोग बाइक पत्रकार की गाड़ी के सामने ले आते हैं और निकलकर उन पर फायर करने लग जाते हैं। पीछे से पवन और उसके साथी भी उन अनजान लोगों पर फायर कर रहे होते हैं। इसी बीच अशोक को गोली लग जाती है और वह घायल हो जाता है। पवन भी उनमें से एक आदमी को मौके पर ही ढेर कर देता है, जिसे देखकर दूसरा आदमी वहां से भाग जाता है। बाद में जब पवन गाड़ी के पास जाकर चेक करता है तो दिखता है कि पत्रकार का निधन हो चुका है। ये खबर न्यूज में आग की तरह फैल जाती है कि पुलिस को सुरक्षा के लिए भेजा गया था, लेकिन पुलिस विभाग अपना काम करने में नाकामयाब रहा है। पवन की इस गलती की वजह से पुलिस का नाम बहुत ज्यादा बदनाम होता है कि वह पत्रकार को नहीं बचा पाया। इस बात से पवन के सीनियर आईपीएस ऑफिसर केशव भी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और वह उसे सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन पवन सस्पेंशन ऑर्डर लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैंने गलती की है तो मैं इसे 7 दिन में सुधार कर आपको दूंगा, और अगर मैं नहीं सुधर पाया तो मैं खुद आकर अपना सस्पेंशन लेटर लेकर चला जाऊंगा। इसी गुस्से और उदासी में जब पवन अपने घर पहुंचता है तो उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि रवि नाम का एक आदमी आकर पवन के पापा हरिहर को खूब बुरा भला कह रहा होता है। वो कह रहा होता है कि तुम्हारा भाई दीपक मेरी बहन प्रीति को लेकर भाग गया है। रवि हरिहर और पवन को वार्निंग देकर जाता है कि अगर 24 घंटे में मेरी बहन घर नहीं आई तो पंचायत बैठेगी, फिर तुम्हारे भाई को बख्शा नहीं जाएगा। पवन भी गुस्से में कहता है कि पंचायत की धमकी मुझे मत दे, अगर तेरी बात गलत निकली तो तू भी मुझसे बच नहीं पाएगा। रवि कहता है अगर मैं सही निकला तो। हरिहर कहते हैं तो पंचों की जूती और मेरा सर सामने रहेगा। कहने को तो पवन का आज बर्थडे था, सब कुछ खुशनुमा होना चाहिए था, लेकिन उसके लिए आज सब कुछ उल्टा हो रहा होता है। जब वह घर के अंदर जाता है तो उसका बेटा भी उसे बर्थडे विश करता है और सफेद जूता लाकर देता है। पवन अपनी वाइफ वर्षा से भी अपने भाई दीपक के बारे में पूछता है, पर वर्षा को भी नहीं पता होता कि दीपक कहाँ है। उसने दीपक को कल रात ही देखा था। इसी से पवन बहुत ज्यादा नाराज होता है कि एक तो ऑफिस में मामले सुलझाओ और घर आकर भी घर के मुद्दे सॉल्व करो। पवन अब दीपक की तलाश में उसके दोस्त के पास भी जाता है, लेकिन वहां से भी उसे दीपक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें आनंद श्री से मिलाया जाता है जो कि बहुत ही बड़े बाबा है। दुनिया के बहुत सारे लोग उन्हें मानते हैं और उनके आगे अपना सिर झुकाते हैं। कोई भी परेशानी होती तो आनंद श्री के पास जाते और उनकी एडवाइस से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती, इसीलिए लोग उन्हें बहुत मानते थे। आनंद श्री अपने कुछ आदमियों और निर्मल को हरपाल नाम के एक लड़के के पास भेजता है। निर्मल हरपाल से मिलता है और कहता है कि मुझे आनंद श्री ने तुम्हें तोहफा देने के लिए भेजा है, तुमने बहुत अच्छा काम किया उस पत्रकार को रोककर। हरपाल समझ जाता है कि ये लोग उसे खत्म करने आए हैं और होता भी ऐसे ही है। निर्मल और उसके साथी गन निकालकर हरपाल पर फायर करने लग जाते हैं। हरपाल भी अपनी गन निकालकर उन पर फायर करते हुए उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह पवन अशोक से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। अशोक पवन के चेहरे को देखकर समझ जाता है कि पवन बहुत ज्यादा टेंशन में है। अशोक पवन से पूछता है कि क्या हुआ। पवन अशोक को सारी बातें बता देता है कि दीपक घर से भाग गया है। अशोक पवन को दिलासा देता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने आदमियों को भेजकर दीपक का पता लगवाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ पंचायत के लोग हरिहर पर दबाव बनाने लग जाते हैं क्योंकि हरिहर भी पहले पंचायत का हिस्सा रहे हैं। उन्हीं लोगों ने पहले भी भागे हुए कपल को जिंदा दफना दिया था, इसीलिए अब हरिहर पर यही दबाव बना हुआ था कि अगर दीपक ने गलती की है तो उसका हल भी वैसा ही होना चाहिए जैसा पहले के कपल के साथ हुआ था। हरिहर भी अलग किस्म के ही आदमी थे। उन्हें अपनी इज्जत और अपनी पगड़ी प्यारी है, न कि अपने बच्चे। अगर उनके बच्चों ने गलती की होगी तो वह उन्हें खुद सजा देने के लिए भी तैयार हैं। सरपंच हरिहर को कहते हैं कि आपको अपनी बातों पर टिके रहना पड़ेगा। जो बच्चे अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचते वह कैंसर की तरह होते हैं, शरीर में रह जाएंगे तो जान ले लेंगे। ये सब पवन का बेटा भी सुन रहा होता है। अगले दिन उस फेमस पत्रकार के साथ ही पत्रकार से पवन मुलाकात करता है और उनसे पूछता है कि तुम सब यहाँ किस लिए आए थे। पत्रकार बताते हैं कि उनके पास खबर थी कि आनंद श्री के आश्रम से बच्चे गायब हो रहे हैं। आनंद श्री उनसे गलत काम करवाता था और जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती थी तो बच्चा गायब हो जाता था। पत्रकारों को पता था कि आनंद श्री के खिलाफ कोई पुलिस वाला नहीं जाएगा, इसीलिए वह खुद ही तहकीकात करके आनंद श्री का खुलासा करने वाले थे। दूसरी तरफ देर रात हरपाल भी ट्रक में छुपाता एक ढाबे में पहुंच जाता है। जब वह ढाबे में खाना खाने लगता है तो एक फैमिली को देख रहा होता है और उस फैमिली को देखकर उसे बहुत ज्यादा रोना आ जाता है। इससे यह तो पता चलता है कि हरपाल को अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही है, इसीलिए वह फोन लगाकर अपनी फैमिली से बात करने
करने की भी कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसका फोन नहीं उठाता। अगले दिन वर्षा पवन को बताती है कि आप गुस्से में थे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया प्रीति और दीपक का चक्कर चल रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह दोनों भाग जाएंगे। पवन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि 2 दिन तक तुमने मुझे नहीं बताया। इसके बाद पवन दीपक और प्रीति से मिलने उनके पास चला जाता है। गुस्से में सबसे पहले तो पवन दीपक को खींचकर तमाचा मारता है और बताता है कि पंचायत की पूरी फौज तेरे पीछे पड़ी हुई है, अब आगे क्या करना है, क्योंकि पवन को भी पता था कि हरिहर सिर मुंडवा लेगा, लेकिन किसी और जाति की लड़की को अपनी बहू नहीं मानेगा। दीपक पवन से रिक्वेस्ट करता है कि अब तो हमने शादी भी कर ली, तू ही पापा से बात कर ले, पर पवन को भी मालूम था कि मेरे समझाने से वह नहीं समझेंगे। प्रीति को जब पता चलता है कि पंचायत की फौज उनके पीछे लगी हुई है तो वह बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन वर्षा प्रीति को समझाती है कि तुम्हारे साथ पवन है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। पवन भी दीपक को कुछ पैसे देता है और कहकर जाता है कि अब मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। दीपक भी इमोशनल होकर अपने भाई को गले लगा लेता है। अगले दिन पवन को आनंद श्री का एडवर्टाइजमेंट वाला पोस्टर दिखता है, जिसे देखकर उसे पत्रकारों की बातें याद आ जाती हैं और इसीलिए वह सीधा आनंद श्री के आश्रम पहुंच जाता है। अशोक पवन को समझाने की कोशिश भी करता है कि आप बहुत ही पावरफुल आदमी के पास जा रहे हैं, हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पवन नहीं मानता और वह सीधा आनंद श्री से मिलने पहुंच जाता है। आनंद श्री के पास पहुंचकर अशोक तो एकदम मुंह लटकाए खड़ा होता है कि यहाँ आने में उसका कोई हाथ नहीं था। आनंद श्री पवन से पूछता है, तुम्हारा पिता तो मेरा भक्त है, लेकिन तुम्हें देखने से नहीं लगता कि तुम मेरे भक्त हो। पवन आनंद श्री से बच्चे गायब होने की खबर के बारे में पूछता है। आनंद श्री उन दोनों की बहुत ही बेइज्जती करता है और कहता है कि यह चोर, पुलिस का खेल मेरे साथ मत खेलो, अगली बार से अपने सीनियर केशव को कह देना कि पुलिस मेरे घर तक आनी नहीं चाहिए। पवन भी कहकर जाता है कि अगर चोरी हुई है तो पुलिस तो आएगी ही, तहकीकात भी होगी और चोर को जेल भी डाला जाएगा। जब केशव को पता चलता है कि पवन आनंद श्री के पास गया था तो वह भी पवन पर खूब भड़कता है कि तूने आनंद श्री के पास जाने की हिम्मत कैसे की। केशव फिर हरपाल का फोटो पवन को देता है, जिसे देखकर पवन हैरान हो जाता है कि यह तो बच्चा है। केशव बताता है कि यही वह लड़का है जिसने पत्रकार को रोका था, इसे ढूंढो। पवन बहुत ही उदास होता है कि उसे एक बच्चे को ढूंढने के लिए कहा गया है। अशोक और पावन इसलिए भी हैरान होते हैं कि हरपाल का पिता एक प्रिंसिपल है और हरपाल ने इतना बड़ा कांड कर दिया, इसलिए वे दोनों अब यह जानना चाहते थे कि आखिर हरपाल ने ऐसा क्यों किया। पवन दीपक के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान था और वह अशोक को बता देता है कि दीपक ने प्रीति से शादी कर ली है, जिसे सुनकर अशोक भी हैरान हो जाता है। पवन अशोक को बताता है कि वे दोनों मुनव्वर नगर में हैं। पवन अशोक से मदद मांगता है कि हमें किसी भी हालत में उन्हें पंचायत और अपने पिता से बचाना पड़ेगा। अशोक पवन की पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हरिहर भी दीपक के रूम में छानबीन कर रहे होते हैं कि उसके बारे में कुछ तो पता चल जाए। पवन हरिहर को समझाने की कोशिश करता है कि तुम इज्जत और पगड़ी बचाने के चक्कर में अपने बेटे को ही भूल गए हो। यह सब पवन का बेटा भी पीछे खड़े होकर देख रहा होता है, इसलिए पवन हरिहर को कहता है वह आपको देखकर क्या सीखेगा, पर हरिहर भी कहते हैं इसी की ट्रेनिंग चल रही है कि आगे चलकर वह कभी ऐसा ना करे। पवन हरिहर को बहुत समझाने की कोशिश करता है, तभी पीछे से पवन का बेटा कहता है कि दीपक एक कैंसर की तरह है। यह सुनकर पवन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पिता का ही कॉलर पकड़ लेता है। गुस्से में कहता है कि आज के बाद मेरे बच्चे को पंचों के पास ले जाने की हिम्मत मत करना, अगली बार से उसे उल्टा सीधा सिखाने की भी हिम्मत मत करना। दीपक को भी किसी ने हाथ लगाया तो पूरी पंचायत को जवाब दूंगा। पवन अब बहुत ज्यादा दुखी था कि पापा अपने ही बच्चों के खिलाफ तुले हुए हैं। अपनी गलती भी महसूस हो रही होती है कि जब दूसरों के घर ऐसा हुआ तब उन्होंने आवाज नहीं उठाई, लेकिन जब आज उनके साथ हो रहा है तब उन्हें बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। तभी पवन को हरपाल के पिताजी के घर के बारे में पता चलता है और वह देर रात ही अशोक को लेकर उनके घर चला जाता है। हरपाल के पिताजी के पास जाने के बाद पवन हरपाल की फोटो दिखाता है और बताता है कि तुम्हारे बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट हमारे पास आई है। पर हरपाल के पिताजी को लग रहा होता है कि हरपाल तो आनंद श्री के आश्रम में है। पवन उन्हें समझाता है कि तेरा बेटा गायब है और पूछता है कि आनंद श्री के पास तेरा बेटा क्या कर रहा था। हरपाल के पिताजी बताते हैं कि हमें कई सालों से बच्चा नहीं हो रहा था। आनंद श्री ने हमें आशीर्वाद दिया था और कहा था कि अगर बच्चा होगा तो उसे दान में देना होगा, हमने वैसा ही किया। पवन यह सुनकर हैरान रह जाता है कि अपना बेटा ही दान में दे दिया और अभी उसे खुद नहीं पता कि उसका बेटा कहां पर है। पवन हरपाल के पिताजी को आनंद श्री के खिलाफ कंप्लेंट लिखने के लिए कहता है और बताता है कि अगर तूने कंप्लेंट नहीं लिखाई तो पुलिस उसे ढूंढ रही है, जैसे ही मिलेगा उसे हिरासत में ले लेंगे। ये सुनकर अशोक भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वह पवन को कह रहा होता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें कंप्लेंट नहीं लिखवानी चाहिए। हरपाल के पिताजी भी आनंद श्री के खिलाफ कंप्लेंट लिखने से बहुत ज्यादा डर रहे थे। पवन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि बेटे से बढ़कर आनंद श्री है क्या। इसके बाद हरपाल के पिता कंप्लेंट लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं और पवन उनकी कंप्लेंट लिख लेता है।
लेकिन अशोक अभी भी नहीं मान रहा था कि हमें आनंद श्री के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमें ही मुसीबत में डाल दिया जाएगा। पर पवन नहीं मानता, क्योंकि वह अब किसी भी हालत में हरपाल को बचाना चाहता था। एफआईआर भी उसने इसीलिए ही लिखी थी, क्योंकि अगर एफआईआर होगी तो हरपाल को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो सारी जिम्मेदारी आनंद श्री पर ही जाएगी, जिसकी वजह से कोई भी हरपाल को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचेगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी नाका लगाकर हरपाल को चारों तरफ ढूंढ रही होती है। एक नाके में पुलिस वाले को हरपाल बस में बैठा हुआ दिखता है। जैसे ही हरपाल पुलिस को देखता है तो वह बस से भागने लग जाता है, लेकिन पुलिस भी उसे पकड़ लेती है। पवन को भी खबर दी जाती है और पवन भी तुरंत ही हरपाल से मिलने के लिए आ जाता। हरपाल पवन के सामने कबूल कर लेता है कि उसने ही पत्रकार को रोका था। वह रोते हुए बताता है कि आनंद श्री मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था, उसने मेरा जीना हराम करके रखा था। वे लोग उसके साथ गलत काम भी करते थे। वह इतना तंग आ गया था कि किसी भी हालत में आश्रम से भागना चाहता था और उसे भगाने के लिए यही एक ऑफर मिलता है कि उसे पत्रकार को रोकना पड़ेगा। हरपाल इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे वह काम कर बैठा। पवन हरपाल को दिलासा देता है और बताता है कि तेरे पिता मेरे पास आए थे और तेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट हमारे पास है, तुझे कुछ भी नहीं होगा। पवन तुरंत उसकी कस्टडी लेता है और अगले दिन कोर्ट में उसे पेश करने के लिए लेकर चला जाता है। पवन हरपाल को गाड़ी में ही अशोक के पास छोड़कर कोर्ट के अंदर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जाता है। तभी पीछे से केशव आ जाता है और वह जबरदस्ती हरपाल को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर लेकर जा रहा होता है। ये पवन भी देख लेता है और वह भी अपनी गाड़ी लेकर केशव का पीछा करने लग जाता है। पवन गुस्से में केशव को कॉल करता है और बताता है कि मेरे पास लड़के का एफआईआर और कबूलनामा है, अगर लड़के को कुछ हुआ तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनते ही केशव गाड़ी रोक देता है। पवन भी वहां पहुंच जाता है। केशव पवन को समझाने की कोशिश करता है कि तू पागल मत बन, आनंद श्री के खिलाफ मत जा, नहीं तो आनंद श्री तुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन पवन भी वादा करता है कि बस लड़के को छोड़ दो, मैं कोई रिपोर्ट नहीं लिखूंगा, ना कोर्ट में लेकर जाऊंगा, लेकिन अगर लड़के को लेकर चले गए तो मैं रिपोर्ट भी बनाऊंगा और कोर्ट में सबको घसीटूंगा। फिर पवन बिना किसी डर के हरपाल को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ले जाता है। अशोक बाद में पवन को समझा रहा होता है कि हमें इसे नहीं लेकर आना चाहिए था, अब केशव हमारे पीछे पड़ जाएगा। अशोक पवन को कह रहा होता है कि हमें आनंद श्री के खिलाफ नहीं जाना चाहिए और सब सेटल कर लेना चाहिए, लेकिन पवन कहता है कि अब तो मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैं इस लड़के को बचाकर ही रहूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वह केशव के पास समझौता करने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे भी पता था कि अगर वह हरपाल को कोर्ट में पेश करने की कोशिश करेगा तो केशव होने नहीं देगा। तो एक ही तरीका था कि हरपाल को इस जगह से दूसरी जगह भेजकर सेफ रखा जा सके। एक बच्चे की जान बचनी थी। केशव को पहले तो बहुत ज्यादा डर लगता है कि अगर यह बात बाहर आ गई तो आनंद श्री उन्हें नहीं छोड़ेगा, लेकिन बाद में वह भी पवन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे कुछ पैसे देता है लड़के को देने के लिए। लेकिन बदले में केशव एफआईआर की रिपोर्ट मांगता है और आनंद श्री का नाम उस केस से बाहर करने के लिए कहता है। पवन इस बात के लिए हाँ भर देता है। केशव से मिलने के बाद अशोक पवन से प्रीति और दीपक के बारे में पूछता है, पर पवन को भी उन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता होता। इसलिए अशोक कहता है कि मेरे पास एक घर है जो कि खाली पड़ा हुआ है, उन दोनों को वहां पर आकर रहने के लिए बोलिए, वह सेफ रहेंगे। पर पवन कहता है कि पहले मुझे इस लड़के को छोड़कर आना पड़ेगा। अशोक कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं इस लड़के को बॉर्डर पार करा के आ जाऊंगा, जिससे पवन भी खुश हो जाता है। इसीलिए वह हरपाल को बॉर्डर पार करने की जिम्मेदारी अशोक को देता है। साथ ही में वह हरपाल को एक फोन भी देता है। पवन हरपाल को यह भी कहता है कि तेरे घर वाले तुझे भूल चुके हैं, तू भी उन्हें भूलकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर और कभी वापस इस जगह मत आना। अशोक फिर हरपाल को लेकर बॉर्डर पार छोड़ने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ केशव सभी रिपोर्टर्स को बता रहा होता है कि पत्रकार की हत्या के पीछे शुरुआती जांच में जो बातें कही जा रही थी कि आनंद श्री का इसमें हाथ है, वह हमारी गलती थी, इसमें आनंद श्री का कोई भी हाथ नहीं है। पवन को जब पता चलता है कि अशोक ने हरपाल को बॉर्डर पार करा दिया है तो खुश हो जाता है। फिर देर रात अशोक के घर में दीपक और प्रीति को लाकर शिफ्ट कर देता है। पवन उन्हें 2-3 दिन यहाँ रुकने के लिए कहता है और कहता है कि इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना और कभी वापस मत आना। घर की जिम्मेदारी संभालो और भविष्य के बारे में सोचो। आज के बाद हम भी तुझसे मिलने कभी नहीं आएंगे, नहीं तो हमारा पीछा करते करते पंचायत तुम्हारे तक आ जाएगी। अगली सुबह वर्षा हरिहर और पवन के बीच बात कराने की कोशिश करती है। पवन अभी भी अपने पापा को यही समझा रहा होता है कि आप अपनी पगड़ी बचाने के चक्कर में अपने बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। हरिहर भी कहते हैं कि जब बात इज्जत की होगी तब मैं किसी को नहीं देखूंगा कि वह मेरा बेटा है या मेरी बहू। जिस दिन दीपक मिल गया मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पवन को अपने पिता के गुस्से की वजह से महाभारत की एक बात याद आती है। लड़ाई के 14वें दिन अर्जुन चिंता में था, क्योंकि जब उसका बेटा शहीद हुआ तो उसके पीछे उसके गुरु द्रोणाचार्य का भी हाथ था। उस समय अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि द्रोणाचार्य से लड़ा जाए या नहीं, लेकिन अर्जुन ने धर्म, कर्म और कर्तव्य में से कर्तव्य को चुना और द्रोणाचार्य से मुकाबला किया। मनुष्य की यही सबसे बड़ी दिक्कत है, धर्म करते हैं तो कर्म छूट जाता है और कर्म करते हैं तो
तो धर्म छूट जाता है, कर्तव्य तक तो दूर दूर तक बात ही नहीं पहुंचती। तभी वहां पर हरपाल के पिताजी आ जाते हैं और हरपाल के बारे में पूछने लग जाते हैं। पवन बताता है कि मैंने उसे सही सलामत दूसरी जगह पहुंचा दिया है। हरपाल के पापा कहते हैं कि हरपाल की मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अगर आप एक बार उससे बात करा दें तो मेरी तसल्ली के लिए अच्छा हो जाएगा। पवन हरपाल को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हरपाल कॉल नहीं उठा रहा होता। वहीं दूसरी तरफ देर रात रवि भी पंचायत और हरिहर के पास पहुंच जाता है और बताता है कि अब तो मुझे पक्की खबर मिल चुकी है कि दीपक और प्रीति ने शादी कर ली है, तो अब क्या सजा देंगे। रवि तो दीपक और प्रीति को नुकसान पहुंचाने के लिए एक आदमी भी लेकर आया होता है, लेकिन हरिहर कहते हैं कि दीपक को सजा देने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम लड़की का देख लो। रवि को पता भी लग गया था कि वह दोनों कहां पर हैं, इसीलिए पंचायत के पांच लोग उन दोनों के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पवन भी हरपाल को कॉल लगाकर थक गया था, लेकिन हरपाल कॉल ही नहीं उठा रहा था। इसलिए वह अशोक से पूछता है, क्या तुमने सच में उसे बॉर्डर के पास छोड़ा था? अशोक कहता है, हाँ, मैं उसे खुद सुरक्षित छोड़कर आया था। पवन को समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वह अगली सुबह ही केशव के यहाँ गुस्से में पहुंच जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे सिर्फ एक काम करने के लिए कहा था और तुमने उसमें भी खेल कर दिया। पर केशव तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। पवन केशव को चेतावनी देकर जाता है कि अगर हरपाल को कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। केशव अब यह समस्या लेकर आनंद श्री के पास जाता है। आनंद श्री भी केशव पर खूब भड़कता है कि तेरे पास इतने आदमी हैं, तू उसे रोक नहीं सकता था। केशव लेकिन आनंद श्री को समझाता है कि उसे हरपाल किसी भी हालत में चाहिए, उसके पास हरपाल का कबूलनामा है। इसलिए आनंद श्री अपने आदमी को किसी भी हालत में वह कबूलनामा लाने के लिए कहता है। अब इसी कबूलनामे को लाने के लिए निर्मल अपने आदमियों को लेकर पवन के घर पहुंच जाता है और पवन से वह कबूलनामा मांगने लग जाता है। जब पवन कबूलनामा देने से इनकार कर देता है तो निर्मल और उसके आदमी पवन को उसके परिवार के सामने खूब मारते हैं। निर्मल बताता है कि जिस हरपाल को तू बचाने की कोशिश कर रहा है वह कब का जा चुका है। अब हमें पता चलता है कि अशोक जब हरपाल को बॉर्डर पार छोड़ने जा रहा था तब निर्मल और उसके आदमी वहां पहुंच गए थे। अशोक ने ही अपने हाथों से हरपाल को निर्मल के आदमियों के हवाले कर दिया था, लेकिन हरपाल उन्हें देखते ही भाग जाता है। सभी उसका पीछा करते करते उस पर फायर कर रहे होते हैं, लेकिन हरपाल बचता जा रहा था, जिसकी वजह से खुद अशोक ने गोली चलाकर हरपाल को वहीं रोक दिया। यह सुनकर पवन को बहुत ज्यादा सदमा लगता है कि जिस आदमी पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने ही उसका भरोसा तोड़ दिया। बाद में निर्मल पवन को चेतावनी देकर जाता है कि मुझे एक कबूलनामा सुबह तक चाहिए, नहीं तो तेरे साथ तेरे परिवार को भी नुकसान पहुंचाऊंगा। देर रात पवन रोने के बाद तय कर लेता है कि अब वह पूरी कोशिश करेगा अपना कर्तव्य निभाने की। अपने कबद से वह गन और कबूलनामा निकालता है और सीधा अशोक के घर पहुंच जाता है। पवन अशोक को अपने साथ चलने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे आनंद श्री से मिलना है, मैं उसे यह कबूलनामा दूंगा और खुद जाकर उससे माफी मांगूंगा। अशोक केशव को भी फोन करके बुलाने के लिए कहता है। फिर दोनों ही निर्मल से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। पवन निर्मल को कबूलनामा देकर उससे माफी मांगकर जाने लगता है, लेकिन जाते जाते पवन निर्मल और उसके आदमियों को वहीं ढेर कर देता है। ये देखकर अशोक भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और केशव को फोन करने लगता है। पवन अशोक पर भी अपना गुस्सा निकालता है और कहता है कि मैंने तुझे अपना दोस्त माना था, लेकिन तूने ही मुझे धोखा दिया। बहुत मार खाने के बाद अशोक पवन से कहता है कि तुम मुझे तो मार देगा, लेकिन अपने बापू का क्या करेगा। यहाँ पता चलता है कि हरिहर ने दीपक को नुकसान पहुंचाया है। इसके पीछे भी अशोक का ही हाथ था, क्योंकि प्रीति उनकी जाति की लड़की थी और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि दीपक उनकी जाति की लड़की को लेकर चला गया था। इसीलिए उसने अपने घर में प्रीति और दीपक को रखने का प्लान बनाया था और बाद में हरिहर और सारी पंचायत को बुलाकर दीपक और प्रीति को नुकसान पहुंचा दिया। यह सुनकर पवन को गहरा सदमा लगता है और वह अशोक को भी वहीं छोड़ देता है। बाद में पवन एफआईआर लिखवाता है कि उस रिपोर्टर की हत्या आनंद श्री के कहने पर हरपाल ने की थी और अब वह लड़का लापता है। उसका कबूलनामा मेरे पास है। मैं और अशोक उसे ढूंढने आए थे तो आनंद श्री के आदमियों ने हमला कर दिया, जिसमें अशोक चल बसा। जवाबी कार्यवाही में उसने भी आनंद श्री के आदमियों को ढेर कर दिया। तभी केशव गुस्से में पवन के पास पहुंच जाता है। पवन भी केशव को बताता है कि मैंने ही उन सब को रोका है और अब तुझे भी जवाब देना होगा। मैंने सारे कागज जमा कर दिए हैं और मैंने रिपोर्ट भी लिखा दी है। जाते जाते पवन केशव को सलाह देकर जाता है कि तू भी बयान लिख दे और अपनी बची खुची जिंदगी अच्छे से गुजार, नहीं तो तू जानता ही है आगे क्या होगा। बाद में पवन गुस्से में अपने घर जाता है और अपने पापा को उठाकर खेत के पास ले आता है। पवन यहाँ अपने पापा को बताता है कि बाप होने का मतलब यह नहीं है कि जिंदगी भर उसे बताते रहो कि क्या सही है और क्या गलत है, पर आप उसमें भी फेल हो गए। भगवान से पवन मांगता है कि किसी भी जन्म में मुझे तुम्हारा बेटा बनने का मौका ना मिले। उसके बाद वह अपने पिता को उनके किए का हिसाब देता है और उनका अंतिम संस्कार भी वहीं पर कर देता है। यहाँ महाभारत का जो हमें सीन बताया गया था वही पवन ने अपनाया और लड़ना ही अपना कर्तव्य समझा, चाहे सामने उसका पिता ही क्यों ना हो। बाद में हमें बताया जाता है कि सही और गलत एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन हमें
पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। कभी कभी सब कुछ सही करने के लिए शुरुआत से सब कुछ सही करना पड़ता है, और अपने बेटे की जिंदगी के लिए पवन ने फिर से सब कुछ शुरुआत से करने का निर्णय लिया और इसी को ही उसने अपना कर्तव्य माना। तो दोस्तों, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही बेहतरीन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए।